तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? हमने जैसे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, वैद्युत फ्लक्स बताया था, उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स का कॉन्सेप्ट होता है। यदि किसी एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई तल लें, तब चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लिया कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल ले लिया, तो इस लंबवत तल के क्षेत्रफल को तथा इस जो विद्युत विद्युत क्षेत्र लिया है इसको, इसके दोनों के गुणनफल को, सॉरी अब दिख नहीं पाया क्या आपको? ये हमने ऐसे करके बताया है कि एक विद्युत क्षेत्र लिया है, ये विद्युत क्षेत्र लिया है, ठीक। इस ये विद्युत क्षेत्र बी है मान लिया, और इसके लंबवत एक तल लिया है, लंबवत लिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। लंबवत तल लिया है, तो लंबवत जो तल लिया है उसका क्षेत्रफल ए है, तो बी और ए के जो गुणनफल होगा वही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। वैद्युत फ्लक्स को फाई बी से शो करते हैं, तो इनका जो गुणनफल होगा वही वैद्युत फ्लक्स का सॉरी चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा ना। चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी। ठीक है, तो क्लियर है चीज कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल ले लें तो उस चुंबकीय क्षेत्र और उस तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से, इसका एक फॉर्मूला हो गया फाई बी। ये देखिए बनाया हमने फाई बी, फाई इज इक्वल टू बी ए, सॉरी क्या बोलना है, फाई बी इज इक्वल टू बी ए। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ए है क्षेत्रफल। और अगर तल तल लंबवत ना हो, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, ये तल लंबवत ना होकर थोड़ा झुका हुआ रहे, तो तल ऐसा रहे, थोड़ा ऐसे झुका हुआ रहे, एक तरफ इस साइड में झुका रहे या इस साइड में झुका रहे, ये तल लंबवत ना हो, कहने का मतलब ये है। तो फिर क्या होगा? तो मान लिया थीटा कोण पर झुका हुआ था होगा, तो फिर ये फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर किसी कोण पर, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र मान लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई तल लिया है, ये तल अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए, ये जो ये पूरा एरिया और जिसमें बैठे चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई तल ले लिया, ये तल अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो फिर तो जितना चुंबकीय फ्लक्स होगा कितना होगा? फाई बी इज इक्वल टू बी ए, ये चुंबकीय क्षेत्र और इस तल के क्षेत्रफल का गुणनफल। लेकिन अगर ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, और झुका हुआ है तो जिस कोण पर झुका हुआ है उस कोण का कॉस दिया जाएगा। ठीक है, तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। तो ये था चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, और 1 वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। इसमें हम और पढ़ेंगे, भंवर धाराओं के बारे में पढ़ लेते हैं। भंवर धाराएं कहाँ गई? ये है, देखिए एक वीडियो हमने सेपरेटली बना रखी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जिसमें हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया है। उसमें हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, स्वप्रेरण बताया है, अन्योन प्रेरण बताया है। इस सारे के सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो वीडियो तो आप जरूर जरूर देख लें। उसी से थोड़ा रिलेट करके उसी चैप्टर में बाकी की बची हुई चीजें हमने इसमें कवर कर ली है, यहाँ पे कवर कर ली है। ये हाँ, उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये वाला जो नियम था, वो भी हमने उसमें डिस्कस किया उस वीडियो में। वीडियो अगर पढ़ गई है तो आप देख लीजिएगा, नहीं पढ़ी तो पढ़ रही होगी जल्दी, ये वीडियो इसके साथ ही लगभग पढ़ जाएगी। हाँ, तो भंवर धारा क्या होती है कि जब देखिए कोई हम विद्युत क्षेत्र में ले जाके कोई धातु के टुकड़े को किसी परिवर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या होता है चुंबकीय प्रेरण भी? क्या होता है चुंबकीय प्रेरण में? होता क्या है, जब कोई हम ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये लगातार परिवर्तित हो रहा है, कभी इसकी जो इंटेंसिटी है बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्ती है। इसमें कोई ले जाकर धातु का टुकड़ा हमने रख दिया, जब धातु का टुकड़ा लगातार ले जाके रख दिया, जब चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा है, फाइव इज इक्वल टू बी है ना, बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी लगातार बदल रहा है, ये बी लगातार बदल रहा है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स भी लगातार बदलता रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलेगा, तब ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, जब चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलेगा तो उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो पदार्थ बीच में रखा है। तो यही होता है यहाँ पे, भंवर धाराएं ऐसे ही उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लिया कोई धातु का टुकड़ा रखा हुआ है,
इसी चुंबकीय क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा है, तो उस धातु के टुकड़े से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी लगातार बदलता रहेगा। वो लगातार बदलेगा तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएंगी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के हिसाब से। उसमें संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। जब धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी तो वो धातु के टुकड़े की गति का विरोध करने लगेंगी। धातु के टुकड़े की गति का विरोध करेंगे तो ये धाराएं वैसी धाराएं होती है जैसे जल में हम कोई गिट्टी फेंक देते हैं तो उसमें वो चक्रदार सी धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आपने कोई गिट्टी फेंकी तो गोल गोल चारों ओर एक ऐसे ऐसी धाराएं दिखती हैं, वैसे ही चक्रदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी जो धाराएं इसमें उत्पन्न हो जाती हैं इस धातु के टुकड़े में, तो इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराएं को हम गूगल पे देख लेते हैं, इसका एक अच्छा सा डायग्राम। एडी करंट्स जिन्हें बोलते हैं, ये देखिए एडी करंट सर्च हो रहा है। तो समझ गए भंवर धारा क्या है? किसी चुंबकीय जो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके हमने धातु का टुकड़ा रख दिया तो धातु के टुकड़े में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई वो धातु के टुकड़े की गति का विरोध करने लगी, और धातु के टुकड़े की गति का जब वो विरोध करने लगी तब हम जो उसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई वो उस धारा को ही भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराएं जल में चक्रदार धाराएं जैसे उत्पन्न होती है उस तरह की होती है। ये देखिए ये भंवर धाराएं दिखाई गई है, ये भंवर धाराएं दिखाई गई है। ये जो नीचे नीचे रेड में पूरा पूरा गोल गोल सा दिखाया गया है, ये दिख रहा है, यही ना? हाँ, यही ये भंवर धाराएं होती हैं। एडी करंट्स लिखा हुआ भी है इस पे, ये देखिए, ये देखिए नीचे एडी करंट्स ये दिखाया गया है यहाँ पे। ये इस तरह की, आपको इस तरह से ध्यान रहेगा। धातु के टुकड़े को ले जा, एक टुकड़ा ही है एक तरह का। इस चुंबकीय इसमें हम लगातार चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको कंटिन्यूम, इसमें लगातार चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित करते रहेंगे तो इससे प्रेरित धारा में भी परिवर्तन होगा। तो इसके पास जो नीचे डट रखा है यानी कि जो धातु का टुकड़ा रखा, इसमें एक जो धाराएं भंवर धाराओं की टाइप जो धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी जल की तरह चक्रदार धाराएं, उन धाराओं को भंवर धाराएं कहेंगे। ये भंवर धाराएं नीचे देख के आप पता लगा रहे होंगे कैसी होती है। ये देखिए ये सारे डायग्राम भंवर धाराओं के, ये देखिए भंवर धाराओं का एक डायग्राम है। इस तरह से भंवर धारा इन्हें बोलते हैं। देखिए ये भंवर धाराएं हैं, जल की तरह चक्रदार धाराएं लिख रही हैं, इन्हीं को भंवर धाराएं बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ना क्लियर हो आप इस पे एनिमेशन वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज। हाँ, और भंवर धाराओं के यूज क्या होता है, भंवर धाराओं का हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, जो हमें कॉन्सेप्ट पता लगा है इस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए भंवर धाराओं का प्रयोग करते हैं सबसे पहले तो वैद्युत इसमें वैद्युत ब्रेक में। आपने रेलगाड़ी जो देखी होगी, रेलगाड़ी में जो ब्रेक लगते हैं ना, रेलगाड़ी के पहियों में जो होते हैं उनके जो लोहे से बने रखे हैं उनमें ड्रम लगा रहता है, ठीक है। जो पहिए के साथ लगातार वो ड्रम घूमता रहता है। लेकिन जब ब्रेक लगाने होते हैं ना तब उस ड्रम पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है। एक्चुअल में एक चुंबकीय क्षेत्र उस ड्रम पे लग रहा होता है। उस ड्रम पे जब चुंबकीय क्षेत्र लग जाता है तो ड्रम में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है और ड्रम पहिए को रोक देता है। इस तरह से हमारी रेलगाड़ी रुकती है। तो रेलगाड़ी को रोकने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग हो गया। इसके अतिरिक्त आपने चल कुंडली धारा मापी के बारे में अगर पढ़ा हो तो चल कुंडली धारा मापी में भी भंवर धारा का उपयोग होता है। और दो तीन कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे, प्रेरण भट्टी में, प्रेरण मोटर में, प्रेरण भट्टी जो होती है, ठीक है, उसमें हम भंवर धारा का प्रयोग होता है। प्रेरण मोटर जो प्रेरण से चलती है, कंडक्शन से मोटर चलती है, इंडक्शन मोटर, कंडक्शन मोटर जिस बारे में बात करेंगे तो वो उसमें भंवर धाराओं का उपयोग होता है। वैद्युत ब्रेक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि पहियों के साथ एक ड्रम लगा रहता है, ड्रम पे एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र ड्रम को रोक देता है, ड्रम पहियों को रोक देता है। ड्रम पे भंवर धाराएं जाती है और ड्रम पहियों को रोक देता है। तो इस तरह से भंवर धाराओं के तो प्रयोग कर लिए, लेकिन भंवर धाराओं से कुछ हानियां भी होती हैं। वो हानियां क्या क्या है भंवर धाराओं से? देखिए जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह आपने देखा उसमें बहुत सारी पतली पतली पट्टियां लगी होती हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि पतली पतली पट्टियां लगाने की क्या जरूरत थी? एक पटलित क्रोड बनाने की क्या जरूरत थी? एक टेक्निकल टर्म यूज कर रहा है। एक पटलित क्रोड बनाने की क्या जरूरत थी? सीधा एक लोहे का टुकड़ा लगा दिया होता, उसमें ही सारा निकाल देते। लेकिन लोहे का टुकड़ा निकाल लेंगे, लोहे का टुकड़ा लगाएंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसे पढ़िए। डायनेमो तथा मोटर में आर्मेचर कुंडली की क्रोडो तथा ट्रांसफार्मर के फ्रेम में भंवर धाराओं की उत्पत्ति द्वारा ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा के रूप में बहुत अधिक हो जाता है। अगर हम पूरा टुकड़ा रखेंगे, वो धातु का टुकड़ा रखेंगे, लोहे का टुकड़ा रख देंगे, पतली पतली पट्टियां नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो ऊर्जा ज्यादा खत्म होगी,
ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होगा, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएंगी, वो संपूर्ण आयतन में भंवर धारा उत्पन्न होगी, तो ज्यादा भंवर धारा उत्पन्न होगी, ज्यादा भंवर धारा उत्पन्न होगी, ज्यादा ऊर्जा की हानि होगी, ज्यादा उष्मा, ज्यादा गर्म होगा ट्रांसफार्मर, और ज्यादा ऊर्जा उष्मा की हानि होगी। लेकिन जब हम पतले छोटी छोटी अलग अलग क्रोड लगा देते हैं तो सब में अलग अलग धाराएं उत्पन्न हो रही होती हैं, तो वो भंवर धाराएं जो पूरी धातु की एक टुकड़ा होता है उससे कम होती हैं, तो कम भंवर धारा उत्पन्न हुई तो कम ऊर्जा का ह्रास होगा। तो एक तरह से भंवर धाराओं की हानि है कि भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ऊर्जा का ह्रास बहुत होता है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करके ऊर्जा का ह्रास कर देती हैं। तो इसलिए हमें ट्रांसफार्मर में पट्टिलित क्रोड के रूप में ट्रांसफार्मर को रखना पड़ता है, या फिर पतली पतली पट्टियां लगानी पड़ती है ट्रांसफार्मर में धातु की, पूरा एक टुकड़ा नहीं रख सकते। ठीक है, इस प्रकार की क्रोड को पटलित क्रोड कहते हैं। ठीक है, तो बताइए, बता ही दिया मैंने आपको पटलित क्रोड। लोहे के अकेले टुकड़े से बनी साधारण क्रोड में भंवर धारा टुकड़े के संपूर्ण आयतन में होती हैं। पटलित क्रोड में भंवर धाराएं प्रत्येक पटल में अलग अलग बनती हैं। इस प्रकार इन धाराओं का पथ लंबा होने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ, सब में जब अलग अलग धाराएं उत्पन्न होगी तो अलग अलग धाराएं उत्पन्न होगी, तो सब में अलग अलग आई 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 अलग अलग होगा, I1 I2 I2 I3 ये सब अलग अलग रहेगा, तो सब में अलग अलग प्रतिरोध भी लगेगा। सब में प्रतिरोध अलग अलग लगेगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, और भंवर धाराओं से जो ऊर्जा की हानि हो रही होगी वो कम हो जाएगी। ऊर्जा की हानि कराती है भंवर धाराएं कहीं ना कहीं, तो ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए हमें ऐसी युक्तियां करनी पड़ रही हैं, ये भंवर धाराओं की हानि हो गई। ठीक है, भंवर धाराओं की हानि हो गई, इतना ही करते हैं क्या? आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज हमने भंवर धाराओं के बारे में पढ़ा, और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है इनके बारे में पढ़ा, और रेलगाड़ी के पहिए कैसे रुकते हैं, भंवर धारा में इनका क्या यूज है, हमने इसके बारे में पढ़ा। और एक जो मेन वीडियो आपको बता रहे हैं ना, फैराडे वाली विद्युत चुंबकीय प्लेट वाली, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे।